व्यापारियों ने किया भारत बंद का ऐलान। बंद को मिलेगा विपक्ष का साथ, तो सहयोगी दल ने बंद को बताया बेकार। महंगाई ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, तो पेट्रोल डीजल के बाद अब गैस सिलेंडर के दाम में भी हुआ उछाल। कब बदलेंगे हालात? केंद्र ने सोशल मीडिया के लिए जारी किए सख्त निर्देश। सरकार के पाबंदी पर ओटीटी और सोशल मीडिया को देना होगा ध्यान। और पीएनबी घोटाले को आरोपी नीरव मोदी भारत आने की तैयारी तेज। लंदन कोर्ट ने खारिज किया नीरव मोदी की याचिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की अपील पर 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसको खुद ऐलान किया है चैंबर ऑफ कॉमर्स के समर्थन भी इसको मिलने वाला है। बीसीसी अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी में हो रहे नए संशोधन और कठोर प्रावधानों से बदलाव के बाद विचार करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकतर व्यवसायी कम पढ़े लिखे हैं। जीएसटी के कठोर प्रावधान के कारण वे व्यवसाय करने में अब अक्षम हो रहे हैं और इसके नियमों का पालन करने में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। जीएसटी समझने के लिए उन्हें टैक्स एडवोकेट रखना पड़ रहा है या उनके लिए एक अतिरिक्त बोझ साबित हो रहा है। आपको बता दूं कि कैट का दावा है कि इस दिन देश भर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी हड़ताल में रहेंगे। आगामी 26 यानी कि शुक्रवार को जीएसटी के बेतुके एवं तर्कहीन प्रावधानों को वापस लाने के लिए ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है। वहीं जीएसटी में हो रही समस्या के सुधार को लेकर देश के व्यवसायी संघ ने शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया, तो विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन करने का मन बना लिया है। ऐसे में जहां एक तरफ व्यवसायियों की तैयारी तेज है, तो दूसरी तरफ केंद्र की सहयोगी पार्टियों ने जीएसटी को बेहतर बताया है। गुंजाइश अभी भी है कि इसको और बेहतर किया जा सके, इसलिए कि जीएसटी के कर संग्रहण में भी काफी तेजी आई है और आसानी से लोग अपने टैक्स का आकलन भी कर पाते हैं। और जहां तक छोटे व्यापारियों की बात है तो उनको कई प्रकार का राहत भी मिला है। उनको कहा गया है कि 1 करोड़ तक जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार का कोई खाता पुस्तिका तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो ऐसे जीएसटी के माध्यम से छोटे व्यापारियों को भी राहत दी गई है। वो लोग जीएसटी से काफ़ी अफेक्टेड हुए हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनको भले ही लाभ मिला हो, लेकिन छोटे व्यापारियों को इससे कोई लाभ नहीं मिला है। वो तो इनफैक्ट इस वजह से इसके चुंगल में फंस गए हैं। जीएसटी लगने की वजह से जो टैक्सेस का जो ये है, जो बढ़ोतरी है, उसकी वजह से छोटे व्यापारियों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जीएसटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सरकार ने जीएसटी रातों रात जैसे लागू कर दिया, उस सबसे छोटे व्यापारी बहुत त्रस्त है। नोटबंदी के बाद जो जीएसटी लागू हुआ है उससे पूरे छोटे व्यापारी से लेके मीडियम व्यापारी सब त्रस्त है। जीएसटी में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है कि जीएसटी किस तरह से फाइल किया जाए। अब बात महंगाई की। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम जनता परेशान है। जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार होने को तैयार है, तो वहीं अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर जनता में नाराजगी व्याप्त है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जब डीटीवी भारत संवाददाता संजीव ने जनता से हाल जाना, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। एक मार सा है आम जनता की पॉकेट पर। मोदी सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचनी चाहिए। अन्य देश में देखा जाए तो इंडिया के मुकाबले बहुत ही कम प्राइस है, 20 रुपया 30 रुपया प्रति लीटर है। और यहाँ का देखा जाए जिस पे जीएसटी और स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स मिला करके 100 रुपये के करीब पहुँचा दिया गया है। जनता के पॉकेट पे कहीं ना कहीं एक मार बहुत ज़बरदस्त। आम आदमी को काफ़ी इससे भारी नुकसान ही हो रहा है, कहीं फ़ायदा नहीं हो रहा है। मोदी सरकार का लाने का उद्देश्य यह था कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आएगी। घरेलू गैस जो आज भी एक मार सा है आम जनता की पॉकेट पर। मोदी इधर देश में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के साथ ही रसोई गैस की कीमतों को लेकर गया में प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर राष्ट्रीय जन कल्याण समिति ने गांधी मैदान में धरना स्थल के समीप केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की।
जन प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन है पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी जो हुआ है उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन आयोजित है। मैं जमीन पर लेटकर मैं व्यक्तिगत असहनीय महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज पेट्रोल और डीजल का दाम इतना आगे हो चुका है कि जो आज तक हमने नहीं देखा। अब आइए एक बार समझते हैं कि आखिर में ये पूरा खेल क्या है। आधिकारिक रूप से पेट्रोल या डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है, यानी जब कच्चे तेल का भाव घटे या बढ़े तो पेट्रोल या डीजल के दाम सस्ता या महंगा होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आइए आप आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि तेल के इस खेल को कैसे आखिर में देखा जा सकता है। आपको समझाते हैं, दरअसल जिस तरीके से पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के देखें तो फिलहाल दिल्ली में 81 रुपये 32 पैसे जो है वो डीजल के दाम है, वही पेट्रोल के दाम 90 रुपये 93 पैसे है। कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में 84 रुपये 90 पैसे डीजल के दाम है, जबकि पेट्रोल की कीमत जो है वहां पर 91 रुपये 12 पैसे है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में 88 रुपये 44 पैसे डीजल के दाम है, जबकि 97 रुपये 34 पैसे पेट्रोल के दाम है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 86 रुपये 31 पैसे डीजल के दाम है और 92 रुपये 90 पैसे पेट्रोल के दाम है। लेकिन बात अगर बिहार की जाए तो बिहार के हालात में 84 रुपये लीटर डीजल के दाम है और 91 रुपये 63 पैसे लीटर पेट्रोल के दाम है। ऐसे में स्थिति क्या है, इसको लेकर समझने के लिए कुछ ऐसे ही हालात है और इसको लेकर के आइए एक और आंकड़ा दिखाते हैं और इस पर आप गौर कीजिएगा कि किस तरीके से हालात है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उसको आप खुद समझ रहे हैं और बखूबी इसको पहचानने की भी कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौर देखें, यानी कि एक साल के बीच के दौरान देखें तो कच्चे तेल के दाम में गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है वो 13% कम हुई, लेकिन घरेलू बाजार में तेल के दाम बढ़ते गए। तेल के दाम गिरने के बाद भी आम लोगों को 13% से ज्यादा पैसा देना पड़ा। कच्चा तेल ब्रांड क्रूड जो है वो 63.57 प्रति बैरल के आसपास है। वहीं 2009 से लेकर के 2014 तक, यानी मनमोहन सिंह की सरकार में क्रूड की कीमत 70 से लेकर 110 रुपए प्रति डॉलर थी। तब पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपए के बीच थी। ऐसे में सवाल उठता है मोदी सरकार पर कि आखिर किस तरीके से आज तेल के कच्चे तेल के जो दाम हैं उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि कमी भी हुई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या जो सरकार ये कहती है कि वो व्यवसाय नहीं करती, वह जनता के हित में काम करती है, वो जनता के लिए काम करती है, तो ऐसे में उनके तरफ से जो वादे और जो दावे किए गए उसका क्या? विकास के नाम पर काम करने वाली सरकार जब दावे और वादे करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब देश में हालात नहीं बदल रहे हैं, विपक्ष जो है वो सरकार की घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हालात बद से बदतर है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे मोदी सरकार के एक बड़े फैसले की। नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे OTT प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अब भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। बता दें कि सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो 3 महीने में लागू की जाएगी और साथ ही साथ इसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी और इसके लिए जो OTT प्लेटफॉर्म होंगे या फिर सोशल साइट्स के जो प्लेटफॉर्म होंगे उनके लिए भारत में अधिकारियों की नियुक्ति भी करनी होगी। Media is welcome to do business in India. They have done exceedingly well. They have got good business, they have got good number of users, and they have also empowered ordinary Indians. इसकी तारीफ करें, व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका काम है। The government welcomes criticism and the right to disagree. Let me make it very clear. And social media has been used. इधर सीतामढ़ी में 24 घंटे में 4 गोलीकांड की घटनाओं से लोग दहशत में हैं।
अपराधियों के मन में लगातार पुलिस का खौफ मिटता नहीं है। एक तरफ जहां पहले से हाई वारदातों की जांच में वरीय अधिकारी जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर अपराधी अपनी कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से दिन दहाड़े अपराधियों ने बालू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। नगर थाना क्षेत्र के बसवरिया चौक पर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। वही घटनास्थल पर अपराधी अपना पिस्टल और मैगजीन भी छोड़कर भाग निकला। वही परिजन जिले में गिरते कानून व्यवस्था पर बौखलाए हुए हैं और मामले की मिलती घटनाओं पर पहुंचकर पुलिस पर पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। इस जिले में व्यवसाय करना कठिन है। यहाँ से लोग पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार कह रही है कि यहाँ सुशासन है। उनकी दुकान है, उस पर लगभग हमको लगता है 2:30 से 3 बजे के बीच की घटना है। एक अपाची को सवार 2 आदमी आए हैं, सीधे उसके अंदर में फायर कर दिए हैं और उनको इलाज के लिए लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया है। अभी हम लोग इसमें टीम तो हम लोग बनाए ही हैं और हम लोग का प्रयास है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल्स, उनको जल्दी से। इस सरकारी स्कूल की स्थिति देखकर कमोबेश बच्चे और उनके परिजन उन्हें स्कूल भेजने से कतराते हैं। लेकिन बिहार के बक्सर जिले में एक ऐसा स्कूल है जो इन दिनों बच्चों और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसकी अनोखी बनावट ने छात्र और छात्राओं के दिलों को जीत लिया है। यह रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप इसे कोई रेलवे स्टेशन समझ रहे हैं तो जनाब जरा रुकिए और एक बार गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जनाब ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये बिहार का एक सरकारी स्कूल है। जी हाँ, चौंकिए मत जनाब, ये बिहार का ही एक सरकारी स्कूल है। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए, फिर आपको इस स्कूल के बारे में बताते हैं। ये अनोखा स्कूल बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के खरहाटार में स्थित है। दरअसल खरहाटार मध्य विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाध्यापक की अनोखी पहल ने स्कूल की रूपरेखा ही बदल कर रखती है। दरअसल स्कूल के प्रधानाध्यापक ने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए स्कूल के भवन को ट्रेन के डिब्बों में तब्दील कर दिया है। अपने स्कूल को ट्रेन की शक्ल में देखने के बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि अब स्कूल पहले से अच्छा लगता है। पहले में अपने बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण को देखते हुए हमारी बहुत खुशी हो रही है। ये सब क्या कि जो ज़्यादा अच्छा लगता है कि अभी लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा। किस क्लास में जो है वो ट्रेन में तब्दील हो गया, क्या कहेंगे? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आने में भी बहुत एक्साइटमेंट है। जैसे कि स्कूल में जैसे पहले आते थे कलर थोड़ा सा वीक था, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं था, अब देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। पहले से बेहतर बन चुके खरहाटार मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अखिलेश्वर चौबे का कहना है कि स्कूल को ट्रैक से हटकर बनाने की एक सोच थी। उन्होंने कहा कि ट्रेन रफ्तार की प्रतीक होती है, जिसको देखकर ही स्कूल के भवन को ट्रेन की शक्ल दी गई है। उनका कहना है कि जो भी संसाधन आपके पास है, अगर उसका गुणात्मक उपयोग किया जाए तो स्थितियां बदल सकती हैं। ट्रैक से हटकर देने और समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुदान आया, आतुर हो उठी और मैंने सोचा कि क्योंकि ट्रेन प्रतीक है रफ्तार की, तो हमने सोचा कि ट्रेन के मॉडल में क्यों नहीं स्कूल को एक नया लुक दें। आयोजित होती है इसलिए उसमें शैथिल्य की संभावना होती है, आचरण स्वतः स्फूर्त होता है, उसमें बारंबारता बनी रहती है। मैसेज यही है कि जो जहाँ है जैसे है अपने उपलब्ध संसाधनों का सकारात्मक और गुणात्मक प्रयोग करें। एक तरफ पूरे बिहार में जहां सरकारी विद्यालयों में सुविधाओं के साथ साथ दृढ़ संकल्प की कमी के कारण स्थितियां बदहाल है, तो वहीं एक ऐसा भी विद्यालय है जहां शिक्षक और प्रधानाध्यापक की अच्छी सोच के कारण स्कूल का माहौल बदल चुका है। छात्र छात्राएं भी बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। डीटीवी भारत ऐसे शिक्षकों और प्रधानाध्यापक को उनकी बेहतर सोच के लिए सलाम करता है। डीटीवी भारत के लिए बक्सर से सुमित के साथ नमो मिश्रा। अब बात झारखंड की करते हैं।
झरिया में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान कानून के साथ ही अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अखिल हिंद महिला समिति ने महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर के झरिया अंचल कार्यालय के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले चिल्ड्रन पार्क से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एक जुलूस निकालकर झरिया अंचल कार्यालय पहुंच वहां प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश अध्यक्ष मोफिज साहिल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से देश में नए कृषि कानून आए हैं, इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच झारखंड में भी अब प्रदर्शनों का जो दौर है वो लगातार शुरू हुआ है। तो कृषि कानून के साथ साथ 11 और अन्य मांगों को लेकर के भी यहाँ प्रदर्शन देखने को मिला और इसको लेकर के ग्रामीण इलाके के जितने भी लोग थे उसमें महिला और पुरुष शामिल थे, जिन्होंने मिल करके प्रदर्शन किया। अग्रगामी महिला समिति असंगठित मजदूर यूनियन की ओर से झरिया चिल्ड्रन पार्क से रैली निकालकर अंचल कार्यालय पहुंचे हैं। अंचल कार्यालय के माध्यम से 11 सूत्री मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। केंद्र सरकार की कृषि नीति, जनविरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ है और राज्य सरकार ने कहा था बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे, वो भी नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में सरकार ने वादा किया कि 10,000 से 5 लाख तक लोन देंगे, लेकिन अभी तक लोन किसी को नहीं मिल पाया है। 11 सूत्री मांग मजदूर, किसान, नौजवान विरोधी, उसके अलावा आरएसपी कॉलेज को झरिया में लाना, सरकारी अस्पताल झरिया में निर्माण करना, इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो 15 मार्च को डीसी ऑफिस में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इधर झारखंड की राजधानी रांची में नक्सल घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ताजा मामला गुमला का है, जहां आईडी ब्लास्ट में सीआईएसएफ के एक जवान घायल हो गए, जिसे बेहतर चिकित्सा के लिए हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, जहां जवान का इलाज जारी है। घटना के बाद राज्य के सभी बड़े अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। डीजीपी एमबी राव खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की सैट की टीम एक साथ मिलकर के संयुक्त छापामारी कर रही थी और ऑपरेशंस के दौरान जो एलयूपी पोजीशन होता है, पोजीशन लेने के बाद इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा था। उसी सैनिटाइज करने के क्रम में एक लैंडमाइन का ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक सीआरपीएफ के कांस्टेबल इंजरी हुई है। उनको दोनों पैर में इंजरी है। हेलीकॉप्टर चला गया उनको लाने डॉक्टर के साथ। अब वो आएंगे तो उनका क्या कंडीशन है पता चलेगा। सिर्फ एक ही इंजरी हुई है और सर इसके लिए और आगे की रणनीति क्या देंगे, क्या निर्देश देंगे आप सब जगह? और अब बात रोजगार की। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी देश में कई समस्याओं के साथ भूखमरी और रोजगारी जैसे मुद्दे खत्म नहीं हो रहे हैं। तभी वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन लगा तो भारत की आर्थिक हालात बिगड़ी, तो वहीं व्यवसाय ठप होने के बाद रोजगार छूटने से लोगों के कमर टूट गए। ऐसे में साल 2014 में देश में रोजगार और विकास जैसे मुद्दे पर बेबाक बोलने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लोगों ने अपना प्रधानमंत्री बना लिया, लेकिन हालात तब भी नहीं सुधरे। तो भारतीय युवा कांग्रेस ने स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर में युवा कांग्रेस ने रोजगार दो अभियान की शुरुआत की। इस कड़ी में प्रदेश युवा कांग्रेस ने भी रोजगार दो अभियान को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य में पहुंचाया। देश के युवाओं ने इनका समर्थन करते हुए मोदी रोजगार दो मुहिम को ट्विटर पर ट्रेंड कराते हुए पहले नंबर पर पहुंचा दिया। देखते ही देखते ये सोशल मीडिया के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ और यह ट्वीट जो है वो मिलियन में पहुंच गया। तो आपको बता दूं कि गुरुवार को यानी कि 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोजगार की मांग करते हुए युवाओं ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया मोदी रोजगार दो। जिस तरीके से देश में बेरोजगारी के हालात बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर के अब खुद केंद्र सरकार के खिलाफ भी एक नई मुहिम चली है और कांग्रेस के युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के साथ साथ ही ट्विटर पर ट्रेंड चला मोदी रोजगार दो और देखते ही देखते यह मिलियन में ट्रेंड हो चुका था। पहले ही दिन यह नंबर 1 पर पहुंच गया। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से हालांकि कोरोना के दौरान कई ऐसी स्थिति बदली, जिसके बाद जहां एक तरफ केंद्र सरकार को भी उनके आर्थिक रूप से नुकसान का सामना उठाना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ व्यवसायों के बंद होने के बाद कई ऐसे व्यवसाय थे जो कोरोना काल में बंद करना पड़ा। चाहे इसके लिए हालात जो भी हो, लेकिन इस बीच स्थिति बदली और खुद कोरोना के इस काल में जब लोगों की नौकरी खत्म हो गई तो लोग अपने प्रदेश को वापस हो गए। ऐसे में परेशानी बढ़ी और बेरोजगारी का जो आलम है वो बढ़ता जा रहा है। अब
लोगों ने और खास करके युवा वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नौकरी की मांग की है। आपको बता दूं कि इससे पहले केंद्र सरकार जब साल 2014 में आई थी, उस वक्त बेरोजगारी के मुद्दे के साथ साथ देश में विकास के नाम पर बड़े दावे किए गए थे, बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हालात नहीं बदले। सरकार, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि उन्होंने आने के साथ साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर काम नहीं किया और उसके बाद भी तो बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से ये हालात है और इसके साथ साथ ट्विटर पर ये लगातार ट्रेंड होता रहा और ये हाल है कि देश में अब लोग बेरोजगारी के ऊपर सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं। खबरों में इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए हमने आपको विशेष अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया, लेकिन ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत।